नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया। अर्जेंटीना ने 18 दिसंबर को कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। तय 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही थी। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा था। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट से फैसला हुआ। फाइनल में कप्तान मेसी ने 2 गोल किए। फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक जमाई। अर्जेंटीना ने दोस्तों 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले इसे 1986 में खिताबी कामयाबी मिली थी और यह अर्जेंटीना का ओवरऑल तीसरा खिताब है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किलियन एम्बाप्पे। फीफा ने पूरे विश्व कप में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की, तो गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को। ये शीर्ष स्कोरर रहे, इन्होंने 8 गोल किया टूर्नामेंट में। गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर घोषित हुए हैं। गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को, यानी ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए हैं। और युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड का पुरस्कार मिला है इंग्लैंड की टीम को। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी ऑफिशियल मास्कोट क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाइव। ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, यही है लाइव। टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण 1 अप्रैल 2022 को ग्रुप स्टेज ड्रॉ के दौरान किया गया था। इसका नाम लाइव है, जो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सुपर कुशल खिलाड़ी। फीफा की आधिकारिक वेबसाइट कहती है, लाइव अपनी युवा भावना के लिए जाना जाएगा। वह हर जगह खुशी और आत्मविश्वास फैलाता है। फीफा विश्व कप 2022 की आधिकारिक मैच बॉल यानी ऑफिशियल मैच बॉल का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल रिहला और अल हिल्म। अल रिहला का अर्थ है यात्रा। 14वीं शताब्दी के खोजकर्ता इब्न बबूता द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत का संदर्भ है। अल रिहला पहली फीफा विश्व कप गेंद है जिसे विशेष रूप से केवल वाटर बेस्ड इंक और गोंद से तैयार किया गया है। अल रिहला का इस्तेमाल क्वार्टर फाइनल तक के इवेंट में किया गया। सेमीफाइनल और फाइनल में अल हिल्म ने इसकी जगह ली, जिसका अर्थ है अरबी में ख्वाब। कतर विश्व कप से संबंधित अंतिम प्रश्न, कतर विश्व कप 2022 का आधिकारिक नारा यानी ऑफिशियल स्लोगन क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाउ इज ऑल, अब सब कुछ है। नारा अब सब कुछ है इस क्षण को संदर्भित करता है जब आप अपने सपने को क्रियान्वित करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और वर्तमान को अपनाते हैं। यह सब फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में है जो विश्व कप में भाग लेकर अपने सपनों को जी रहे हैं। पहली बार एक आधिकारिक गीत यानी ऑफिशियल सॉन्ग के बजाय एक बहुगीत यानी मल्टी ऑफिशियल सॉन्ग फीफा विश्व कप आधिकारिक साउंड ट्रैक जारी किया गया। एल्बम का पहला गीत था हैया हैया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया बेटर टुगेदर। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है।
लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए।
वहाँ पर आपको इस प्रकार से एम्पियन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन 16 से 29 दिसंबर को नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया गया। यह भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। भारत कजाकिस्तान का 6ठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 मेघालय के उमरोई में किया गया। यह अभ्यास भारत और चीन के बीच अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 15 दिसंबर को इस समिट का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 15 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र द्वारा किया गया। 2022 का थीम था एक बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, जिसमें 5P है, पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट के प्रतिचित्रण और अभिसरण के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरगम कौशल। 63 देशों की बेस्ट कंटेस्टेंट को पीछा छोड़ते हुए भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज अपने नाम किया। 21 साल बाद किसी भारतीय ने फिर से मिसेज वर्ल्ड का टाइटल जीता है। सरगम ने टाइटल के अंतिम राउंड में मिसेज पॉलिनेशिया को हराया। मिसेज कनाडा को सेकेंड रनर अप के रूप में नामित किया गया। अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 शाइलिन फोर्ड ने वेस्टगेट लॉस वेगास रिजॉर्ट एंड कसिनो यूएसए में आयोजित इस इवेंट में कौशल को क्राउन भेंट किया। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कार्यक्रम के संस्थापक स्कूल शिक्षा मंत्री अनिल पोयामोझी ने कहा कि इसके लिए स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5वां। हुरून ग्लोबल 500 सूची विश्व की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का आकलन है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस सूची में कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण और मूल्यांकन के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। 2022 संस्करण में भारत 9वें स्थान पर था, जो कि अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में 20 कंपनियां हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास 139 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यूएशन है। 260 कंपनियों के साथ इस सूची में अमेरिकी कंपनियां शीर्ष प्रदर्शन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर रहा है चीन 35 कंपनियों के साथ। किस राज्य के कृषि उत्पाद कंथलूर वटवड्डा वेल्लुथुल्ली, जो कि लहसुन है, को GI टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के 5 कृषि उत्पादों अट्टापड्डी अटकोम्बू आवारा, जो कि बीन्स है, अट्टापड्डी थुआरा, जो कि लाल चना है, ओनाटुकारा एलू, जो कि तिल है, कंथलूर वट्टावड्डा वेल्लुथुल्ली, जो कि लहसुन है, और कोडुंगलूर
पोट्टुवेलारी जो कि स्नैप मेलन है को जीआई का दर्जा प्रदान किया गया है। किस राज्य के पारंपरिक कपड़ा गमोसा या जिसको गमोचा भी बोलते हैं को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को पहला आवेदन दिए जाने के 5 साल बाद केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है। गमोचा का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है, जो आमतौर पर असमिया घरों में दिन प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। बिहू उत्सव के दौरान आदान प्रदान के लिए बने गमोचा को बिहुआन के नाम से जाना जाता है। किस राज्य के कृषि उत्पाद अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग का दर्जा मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग का प्रसिद्ध सफेद प्याज है। मिट्टी की बनावट और क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के कारण इसका एक विशिष्ट स्वाद और रंग है। इसमें औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग हृदय के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। किस राज्य के कृषि उत्पाद तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग का दर्जा मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तंदूर लाल चना अरहर की एक वैरायटी है जो मुख्य तौर पर तंदूर और इसके आसपास के बारिश वाले इलाकों में पैदा होता है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है, जो अनाज के मुकाबले लगभग 3 गुना है। तेलंगाना के तंदूर इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल होते हैं। मिनरल युक्त काली मिट्टी में तंदूर लाल चने की खेती बड़ी मात्रा में उपज देती है। इसके साथ ही तेलंगाना में जीआई पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। जीआई टैग सूची में हाल ही में पंजीकृत रक्त से कार्पो खुबानी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में 30 से अधिक प्रकार के खुबानी यानी एप्रिकॉट उगाया जाता है, लेकिन रक्त से कार्पो किस्म इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। यह लद्दाख में मिठास, सफ़ेदगिरी और रंगीन होने के कारण मशहूर है। लद्दाख के मूल खुबानी जीनोटाइप जैसे कि रकास्टे कार्पो खुबानी में एक सफ़ेद बीज कोट होता है, जो लद्दाख को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। रक्त से कार्पो में भूरे रंग के कोट वाले फलों की तुलना में काफ़ी अधिक सोर्बिटोल होता है। लद्दाख में उगाए जाने वाले 9 फलों में लेह और कारगिल जिलों में बड़े पैमाने पर खेती के साथ खुबानी लद्दाख का प्रमुख फल है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ बनाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। टनल T49 एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है, जिसमें मुख्य सुरंग है 12.75 किलोमीटर और एस्केप टनल है 12.895 किलोमीटर तथा 33 क्रॉस पैसेजों से जुड़ी हुई है। एस्केप सुरंग हिमालय पर्वत के रामबन फॉर्मेशन के साथ साथ खोड़ा, हिंगनी, पुंदन नालों जैसी चिनाब नदी की विभिन्न सहायक नदियों और नालों के समानांतर गुजरती है। उपग्रह सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वॉट को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फाल्कन 9। नासा के नेतृत्व वाले अंतरिक्ष उपग्रह स्वॉट को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की जल प्रणालियों का पहला वैश्विक सर्वेक्षण करेगा। सतही जल और महासागर स्थलाकृति स्वॉट एक उन्नत रडार उपग्रह है, जिसका उद्देश्य महासागरों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव संबंधी जानकारियों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करना है। जिला खनिज फाउंडेशन DMF योजना के तहत भारत का सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाला जिला कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंझर। उड़ीसा के क्योंझर जिला द्वारा विगत 7 वर्षों में इस योजना के तहत 3000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। क्योंझर जिले में मृदा के नीचे 2555 मिलियन टन लौह अयस्क है, जिसमें से लगभग 50 मिलियन टन प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। तो ये DMF योजना क्या है? खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार खनन से संबंधित कार्यों से संबंधित प्रत्येक जिले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन नामक गैर लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट स्थापित करेगी। 2500 वर्ष पुराने अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को किसके द्वारा हल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ऋषि राज पोपत। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के PhD छात्र 27 वर्षीय डॉक्टर ऋषि अतुल राज पोपत ने अपनी थीसिस, जिसका शीर्षक था इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी, के साथ
सफलता हासिल की है। इसे 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि ने लिखा था। 4000 सूत्रों वाला अष्टाध्यायी संस्कृत के पीछे के विज्ञान की व्याख्या करता है। अष्टाध्यायी में मूल शब्दों से नया शब्द बनाने के नियम मौजूद हैं। पाणिनि एक सम्मानित संस्कृत विद्वान, भाषाविद और वैयाकरण थे जो भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। इन्हें प्रथम वर्णनात्मक भाषाविद माना गया है और पश्चिमी विद्वानों द्वारा भाषा विज्ञान के जनक के रूप में स्थापित किया गया है। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को किस कंपनी द्वारा पेश किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी स्टील्स। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा का शुभारंभ किया। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस्पात विनिर्माण की इस प्रक्रिया में पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ग्रीन स्टील के विनिर्माण को जारी रख भारत इस क्षेत्र के देशों में अग्रणी हो गया है जो कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने को प्रतिबद्ध है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन किस कार्यक्रम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट सिटी मिशन। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने डाटा स्मार्ट सिटीज एम्पायरिंग सिटीज थ्रू डेटा यानी डेटा के जरिए शहरों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन को आंकड़े साझा करने और सामाजिक आर्थिक विकास में इनके सहयोग की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। यह शहरों को प्रमाण आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य आंकड़ों के बेहतर उपयोग से भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। किस राज्य के मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। वड़नगर शहर मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और ऊनाकोटी की चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियों के रूप में इन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर मेहसाना जिले के बेचराजी तालुका में रूपन नदी की एक सहायक नदी पुष्पावती के बाएं किनारे पर स्थित है। यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। 2021 में धोलावीरा गुजरात में एक सिंधु घाटी स्थल और पालमवेट वारंगल तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है क्रमशः 40वें और 39वें स्थल थे। किस राज्य में स्थित वड़नगर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। वड़नगर शहर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। यह अपने तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के लाल और पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी है जिसे युद्ध की जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। 640 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री वैन स्वांग ने इस शहर का दौरा किया। वर्ष 2008-9 में खुदाई के दौरान वड़नगर में एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले थे। ताना रीरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज वड़नगर में है जिसका नाम 2 बानों ताना और रीरी की वीरता के सम्मान में रखा गया था। अकबर द्वारा अपने दरबार में गाने के लिए कहने पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी क्योंकि यह इनके रिवाज के खिलाफ था। किस राज्य में स्थित ऊनाकोटी की चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ऊनाकोटी अपने विशाल पत्थर और चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें त्रिपुरा के कैलाश शहर उपखंड में पहाड़ी से उकेरा गया है। हरे भरे हरियाली से घिरा यह स्थान 8वीं या 9वीं शताब्दी सीई का एक शैव तीर्थ स्थल भी है। ऊनाकोटी का शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ से कम। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने एक बार काशी जाते समय यहाँ रात बिताई थी। इनके साथ 99,99,999 देवी देवता भी थे। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम पंघल। पुरस्कार के लिए चयनित अन्य 5 महिलाओं में जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की एमिट एलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल है। अगस्त 2022 में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर पंघल ने कीर्तिमान बनाया था। इससे पहले 44 बार की जूनियर विश्व स्पर्धा में 6 भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचे थे लेकिन किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ये हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस
इम्पेरेटिव द्वारा राज्यों और जिलों के लिए बनाए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च स्कोर हासिल हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। एसपीआई स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत स्थान दिया गया है। पुडुचेरी बहु उच्च सामाजिक प्रगति यानी वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस के तहत देश में सबसे अधिक एसपीआई स्कोर वाला राज्य है और स्कोर इसका रहा है 65.99। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं और आइजोल मिजोरम का, सोलन हिमाचल प्रदेश का और शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं। और बिहार किसके अंदर आता है? टियर 6 में बहुत कम सामाजिक प्रगति, रैंक रहा है बिहार का सेकेंड लास्ट, अंतिम से दूसरा 35वां रैंक और सबसे लास्ट पोजीशन पर है झारखंड। हाल ही में चर्चा में रहा बरदा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तटीय शहर पोरबंदर के पास स्थित और गिर राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर गुजरात के बरदा वन्य जीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के संभावित दूसरे घर के रूप में पहचाना गया है। कम आनुवंशिक विविधता के कारण इस प्रजाति पर महामारियों के कारण विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। एशियाई शेरों के लिए एक पुनर्वास स्थल खोजने के 1990 के दशक से प्रयास किए जा रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को 2013 में 6 महीने के भीतर एशियाई शेरों को गुजरात से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब। नाक ग्रेडिंग में इसे स्कोर मिला है 3.85। नाक की स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ, इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत गुप्ता। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। यह सुप्रीम कोर्ट में 4 साल के कार्यकाल के बाद 16 अक्टूबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति गुप्ता के साथ गणेश चंद्रू और अनंत विजय पल्ली को इस संस्था के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संस्था की स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 2019 में की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।